वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग आउटकम्स। पिछली वीडियो में हमने एक्शन रिसर्च के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि एक्शन रिसर्च क्या है, यह फंडामेंटल रिसर्च से किस प्रकार से डिफर करती है और किस प्रकार समस्या उत्पन्न होने पर टीचर्स एजुकेशन सिस्टम में हम इसे कंडक्ट करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता क्यों होती है। रिसर्च प्रपोजल हमारे रिसर्च को एक सिस्टम प्रदान करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रिसर्च है एक्शन रिसर्च वो कहीं भी रैंडमली हम कहीं से भी शुरू नहीं कर सकते हैं। तो रिसर्च को एक सिस्टम प्रदान करने के लिए सिस्टमैटिकली हम जिससे कि रिसर्च अपनी कंप्लीट कर सकें, उसके लिए प्रपोजल हमारी काफ़ी हेल्प करता है। एक्शन रिसर्च को सही डायरेक्शन देने के लिए जो रिसर्च है उसे डायरेक्शन प्रदान करने के लिए, ताकि हमारी रिसर्च डायरेक्शन लेस ना हो, प्रपोजल हेल्प करता है। फिर हम देखें एक्टिविटीज डिसाइड करने के लिए। जब हम रिसर्च कर रहे हैं, जो हमने अपनी प्रॉब्लम ली है उसके लिए क्या एक्टिविटी वहाँ पर नेसेसिटी किन एक्टिविटीज़ की है, कोई भी एक्टिविटीज़ हम वहाँ नहीं करा सकते। तो जब हम प्रपोजल तैयार करते हैं तो वहाँ पर हम उन एक्टिविटीज़ का भी इंडिकेट करते हैं, उन्हें वहाँ हम बताते हैं कि हमें कौन सी एक्टिविटीज़ अपनी समस्या के लिए करानी है, क्योंकि कोई भी रिसर्च है वो हमारी प्रोसेस पर, एक्टिविटी पर ही डिपेंड है और एक्शन रिसर्च मेनली एक्टिविटी बेस्ड है। अगला अगर हम देखें रिक्वायर्ड मटेरियल के लिए, जब हम एक्शन रिसर्च कर रहे हैं तो हम वहाँ प्रपोजल में ही वहाँ पर हम इंडिकेट करते हैं, वहाँ हम लिखते हैं कि हमारी इस प्रॉब्लम के लिए क्या रिक्वायर्ड मटेरियल होगा, क्या हम वहाँ पर ऑडियो विजुअल लेंगे, क्या हम वहाँ पर टूल्स ले रहे हैं, तो हम किस प्रकार से कौन से टूल्स का उपयोग कर रहे हैं, किस एक्टिविटी के लिए क्या हमें TLM की आवश्यकता होगी। तो ये प्रपोजल हमारी वहाँ पर हेल्प करता है। अगला हम देखें बाधाओं से निपटने के लिए। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं और एक्शन रिसर्च वास्तव में इतनी सरल रिसर्च नहीं है। तो रिसर्च में कौन कौन से बैरियर्स आएंगे उनकी हमें पहले से जानकारी हो जाती है जब हम प्रपोजल लिखते हैं, क्योंकि हम उसका खाका अपने माइंड में बनाते हैं। तो उन बैरियर्स से निपटने के लिए हम एक पूर्व तैयारी करने में ये हमारा जो एक्शन रिसर्च का प्रपोजल है वो काफ़ी हेल्प करता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो एक्शन रिसर्च प्रपोजल है वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसीलिए जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो यहाँ पर हम प्रपोजल बनाते हैं। एक्टिविटीज़ डिसाइड करने के लिए जिस तरह से हेल्प करता है, रिक्वायर्ड मटेरियल हम पहले से ही जान जाते हैं कि हमें वहाँ पर क्या क्या रिक्वायर्ड मटेरियल लगेंगे। तो एक सही डायरेक्शन देने के लिए, ताकि हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो समस्या है, उसके समाधान का जो हम एम लेकर के चले हैं वो हम उससे ना दूर हों। तो प्रपोजल तो हमारा इसके लिए आवश्यक है। तो साथ ही साथ जब हम प्रपोजल बनाते हैं तो हमें कुछ अन्य चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहला है कि जब भी हम प्रपोजल बनाएंगे तो जो उसकी शब्दावली होगी वो हमेशा फ्यूचर टेंस में होगी, कभी भी प्रेजेंट टेंस का वहाँ पर उपयोग नहीं करेंगे। दूसरा देखें तो जो एक्शन रिसर्च का जब प्रपोजल बना रहे हैं हम, वो कभी भी पर्सनलाइज नहीं होता। कैसे? वहाँ पर हम कभी भी आई, वी, ही, इन शब्दों का, हम, मैं, इन शब्दों का यूज़ हम नहीं करेंगे। वहाँ पर क्या यूज़ होगा हमारा? शोधार्थी, शोधकर्ता, रिसर्चर। तो इस तरह से हम इन शब्दों का यूज़ करेंगे। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो जब भी हम रिसर्च में अपना टाइटल लेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइटल। तो टाइटल सटीक होना चाहिए, सारगर्भित शब्दों में होना चाहिए और समस्या का सकारात्मक रूप से प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। कभी भी हम समस्या के रूप में नहीं वहाँ प्रस्तुत करेंगे, उसे एक सकारात्मक सेंटेंस के रूप में प्रस्तुत करेंगे। जैसे यदि हम विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, तो वहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि विद्यार्थी नियमित उपस्थित नहीं होते,
हम वहाँ पर लेंगे विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराना। ये एक सकारात्मक सेंटेंस है, तो टाइटल जो होगा वो पूर्ण लेंगे और सारगर्भित और सटीक शब्दों में होना चाहिए। फिर अगर हम देखें तो कभी भी कंपाउंड सेंटेंस का यूज ना करें। जब भी हम सेंटेंस लिखेंगे इसके तो सरल वाक्य होंगे, सिंपल होंगे और संयुक्त वाक्यों का कम प्रयोग करें। जितने भी इसके पॉइंट्स आएंगे, हमारी जो हेडिंग होंगी, जो भी टाइटल्स हैं, उसमें हम वही जानकारी देंगे जो जानकारी वहाँ चाही गई है। जैसे अगर पूछा है समस्या का कारण, तो समस्या के कारणों को ही हम वहाँ पर इंडिकेट करेंगे। अगर हम उद्देश्य लिख रहे हैं तो उद्देश्य ही वहाँ पर लिखेंगे। हम इधर उधर ना जा करके जो हमारी हेडिंग है उसी पे अपना ध्यान देंगे। फिर हमेशा वाक्यों की पुनरावृत्ति से बचेंगे। जहाँ तक हो सके हम वाक्यों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। इस तरह से हम जब प्रपोजल बनाते हैं ये चीज़ें हमें माइंड में रखनी होगी कि हमें किन किन विशेष चीज़ों का ध्यान देना है। और वैसे भी जो NCERT है वह हमारी शिक्षा की सर्वोच्च संस्था है। प्रतिवर्ष जहाँ डाइट, BSc, BRC स्तर पर, वहीं दूसरे हमारे तो प्रत्येक ज़िले में 2 मिडिल टीचर और 2 प्राइमरी टीचर, इनको मौका दिया जाता है अपनी समस्या, जो उनके पढ़ाते समय जो समस्या आ रही है, जो उनके विद्यालय की समस्या है, उसको वो वहाँ पर लिख के सिनॉप्सिस बना करके प्रस्तुत कर सकें। और इसकी फंडिंग जो होती है वो NCERT की तरफ से की जाती है। तो हम वहाँ पर एक ये शुरुआत है कि किस तरह से, और हम उससे सीख सकते हैं कि हम अपने आगे आने वाली जो समस्याएं हैं एजुकेशन में, किस तरह से, जो हम शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य लेकर चले थे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, उसके ज्ञान, व्यवहार और विकास को सकारात्मक रूप देते हुए समाज के अनुकूल बनाना। तो एक्शन रिसर्च किसी समस्या का जो हमारे विकास के, शिक्षण अधिगम के विकास के दौरान रुकावट पैदा कर रही है, उसे स्टेप वाइज उसका निराकरण करना, इसमें काफ़ी हेल्प करता है। तो प्रपोजल हम पहले तैयार करते हैं जिसकी फंडिंग भी NCERT की तरफ से 2 टीचरों को, 2 प्राइमरी और 2 मिडिल टीचरों को प्रदान की जाती है, जो बहुत ही अच्छा है। और अब हम अगले लेते हैं कि प्रपोजल बनाते समय हमें कौन कौन से हेडिंग्स को वहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है। अब हम ये देख रहे हैं कि प्रपोजल में कौन कौन से बिंदु निर्धारित किए गए हैं। यहाँ जो प्रपोजल है वह अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा इसमें चेंज भी संभव है। ये जो प्रपोजल के बिंदु रखे हैं वो NCERT के द्वारा जो निर्धारित है उन बिंदुओं पर आधारित है। सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल में दिया जाता है रिसर्चर जो है, जो शोध करता है, उसका नाम। दूसरा पॉइंट होता है उसका ईमेल। नाम के साथ साथ यहाँ हम विद्यालय का नाम भी आइडेंटिफाई करते हैं। फिर आता है शोध प्रस्ताव का शीर्षक। जैसा मैंने पहले भी अभी आपको बताया कि जो शोध प्रस्ताव का शीर्षक होगा वो कम सटीक शब्दों में, सकारात्मक शब्दों में समस्या के हल के रूप में लिखा जाएगा। अगला पॉइंट होता है प्रस्तावना। शिक्षा की इम्पोर्टेंस को बताते हुए हमारी समस्या पर केंद्रित होता है। संकल्पना का आधार क्या है वह हमारा प्रस्तावना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है शोध की आवश्यकता। ये हमारा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि शोध की आवश्यकता क्यों पड़ी, समस्या का जो उत्पन्न होने का क्या रीज़न था, कहाँ समस्या उत्पन्न हुई और यह हमारी किस प्रकार से इसका निराकरण आवश्यक है। अगर इस समस्या का हल नहीं होगा तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, और अगर हमारी जो समस्या है उसका समाधान करते हैं तो वह हमारे शिक्षण अधिगम में किस प्रकार से सहायता करेगी।
नेक्स्ट है हमारा अध्ययन का केंद्र बिंदु। अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? टीचर जिन बच्चों के ऊपर रिसर्च कर रहा है, जो समस्या उत्पन्न हुई है, वही उसका केंद्र बिंदु है। तो अगर हम शिक्षक कर रहे हैं तो स्वाभाविक है हमारे अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या होंगे? हमारे बच्चे। तो पर्टिकुलर किस क्लास के बच्चे और कितने बच्चे, यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा उद्देश्य। तो जो समस्या है उससे क्या उद्देश्य है हमारे उस समस्या के लिए, तो यहाँ पर हम निर्धारित करेंगे। उद्देश्य एक से अधिक भी हो सकते हैं, पर जब हम प्रपोजल में लिखते हैं तो उद्देश्यों को सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है उस उद्देश्य को लिखते हैं और उसके बाद उसे कम उद्देश्य उनके क्रम को नीचे करते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा उद्देश्य भी संभव है, पर एक उद्देश्य भी संभव हो सकता है। मान लीजिए आप वर्तनी में सुधार करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उद्देश्य होगा आपका वर्तनी में, छात्रों की वर्तनी में सुधार करना, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ आप सह उद्देश्य भी उसके ले सकते हैं कि अन्य विषयों में भी ये किस प्रकार से, वर्तनी सुधार से भी अन्य विषयों में किस प्रकार लाभ होगा। तो ये आपके ऊपर है कि उद्देश्य किस प्रकार आइडेंटिफाई करते हैं। अगला है हमारा शोध के संभावित कारण। यहाँ पर टीचर की जागरूकता पर निर्भर करता है कि शोध के संभावित कारण वो आइडेंटिफाई करे। क्या यहाँ पर जो संभावित कारण है वो शिक्षक से अच्छा कोई भी नहीं जान सकता। तो यहाँ पर हमें उसके संभावित कारण लिखना है, जो एक या एक से अधिक हो सकते हैं। हो सकता है हमारी जो एक्टिविटीज़ है, हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रणाली है उसमें कमी हो, या हो सकता है बच्चे उस विषय को उस माध्यम से ना समझ रहे हों, या हो सकता है अगर हम उसके अचीवमेंट टेस्ट की ओर जा रहे हैं कि बच्चों ने, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि मैथ्स के सवाल वो हल नहीं कर पाते, तो हो सकता है इबारती सवाल उनको समझने में कठिनाई हो रही हो और इबारती सवाल को ना समझने का कारण उनकी वर्तनी हो सकती हो, वो शुद्ध ना पढ़ पाते हो। एक और मैंने उदाहरण लिया था कि जो साइंस टीचर है, जो पिछली वीडियो में था कि जो साइंस टीचर है जब वो टेस्ट लेती है तो बच्चों का रिजल्ट 90% आता है, लेकिन जहाँ प्रतिभा पर्व हुआ उसका रिजल्ट 40 to 45 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या संभावित कारण हो सकते हैं? तो हो सकता है कि बच्चे याद कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, जो वो पढ़ रहे हैं उसे वो अपने व्यवहार में नहीं ला रहे हैं। उनका जो लर्निंग आउटकम्स है, व्यवहार में परिवर्तन करना, वो वहाँ पर 100% पूर्ण नहीं हो रहा है। तो बच्चे समझ नहीं पा रहे, तार्किक क्षमता उनकी उतनी नहीं है। जो प्रतिभा पर्व में क्वेश्चन आए वो उनके तार्किक समझ पे आधारित थे, नॉलेज पे आधारित थे, और जो नॉलेज था उसके रिकॉल पे आधारित थे। तो हो सकता है ये भी एक कारण हो कि वहाँ पर तार्किक क्षमता उनकी कम हो। तो इस तरह से जो भी संभावित कारण हो सकते हैं वो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे अपनी समस्या के। नेक्स्ट है हमारा परिकल्पनाएं। परिकल्पनाएं क्या है? समस्या का संभावित हल जो एक रिसर्चर के मस्तिष्क में है। तो ये जो परिकल्पनाएं हैं वो 2 या 2 से अधिक जो संभावित कारण होंगे, उससे उन कारणों को हम किस प्रकार से, किस एक्टिविटी के द्वारा, किस प्रोसीजर के द्वारा हम इन्हें दूर कर सकते हैं, वही इसका जो संभावित हल होंगे वही परिकल्पनाएं होंगी। नेक्स्ट है शोध शीर्षक में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण। तो जो भी आप टाइटल ले रहे हैं उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कठिन शब्द है, इसकी परिभाषा देना है, तो हम वहाँ पर उनकी परिभाषाकरण करेंगे सटीक शब्द में, एक लाइन में। नेक्स्ट है प्रस्तावित कार्य योजना। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। शोध प्रस्ताव का पूरा हमारा जो रिसर्च है पूरी वो इस पर डिपेंड करती है कि हम जो शोध प्रस्ताव बना रहे हैं, आगे जब हम इस पर रिसर्च करेंगे तो हमारी कार्य योजना क्या होगी। इसके अंतर्गत हमारा न्यायादर्श क्या होगा, परिस्थिति के गुण क्या है, शोध उपकरण टूल्स हम क्या ले रहे हैं। न्यायादर्श क्या है? समष्टि। जैसे मान लीजिए हम किसी विद्यालय के किस क्लास को, कितने बच्चों को इसमें शामिल कर रहे हैं। मान लीजिए हमने लिया शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुंदेहरी कला, तो हम वहाँ पर लिखेंगे कि शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुंदेहरी कला के कक्षा 8 के 10 छात्र या 20 छात्र, जो भी आप ले रहे हैं। अगर आप पूरी क्लास ले रहे हैं तो वहाँ लिखेंगे होल क्लास। अगर आप कक्षा 6 के
4 विद्यार्थी कक्षा 7 के 8 विद्यार्थी ले रहे हैं, तो वहाँ आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इस विद्यालय के इस क्लास के इतने, मान लीजिए कक्षा 6 के 4, कक्षा 7 के 8 विद्यार्थी, तो वो क्या होगा, हमारा न्यायाधीश होगा, जिन पे की जो हमारी समस्या का कारण है और जिन पे हमें रिसर्च करनी है और उस समस्या को दूर करना है। फिर आता है हमारा शोध उपकरण। तो उपकरण क्या है, जिनसे ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएँ, वो टूल्स हमें यहाँ लेने हैं। सारे टूल्स नहीं लेने हैं, जो हमारे समस्या से इंफॉर्मेशन जिनसे हम ज़्यादा कलेक्ट कर पाएँ। मान लीजिए हम यहाँ पर जनरली हम अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं बच्चों का, तो हमें मूल्यांकन करना होता है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, प्रश्नावली टूल्स लेंगे। प्रश्नावली जब हम लेंगे, बच्चों का हम प्री टेस्ट लेंगे, मिड टेस्ट लेंगे और पोस्ट टेस्ट लेंगे। तो एक बात का हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि जब हम प्रश्नावली बनाएंगे, जो भी हमारा कंटेंट है वो पूरा कंटेंट उसमें आना चाहिए। यहाँ प्रश्नों की लिमिट नहीं होती है और टाइम की लिमिट भी नहीं होती है, तो कंटेंट पूरे आना चाहिए। और ज़्यादातर टूल्स जो हम लें, मान लीजिए हम प्रश्नावली ले रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लें, लेकिन क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो बच्चों का जो ज्ञान है उसको वो रिकॉल कर सकें। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, कंटेंट पूरा आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। मान लीजिए कुछ हम ऑब्जर्वेशन करके भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर हम अवलोकन ले सकते हैं। कुछ हम साक्षात्कार करके लेते हैं, अगर हमको पेरेंट्स से पूछना है, अदर टीचर्स से उसकी जानकारी लेना है, तो यहाँ पर हम साक्षात्कार टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। तो टूल्स हमें वही लेने हैं और यहाँ हमें आइडेंटिफाई भी करने पड़ेंगे पहले से ही कि हम इन टूल्सों के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो वो टूल्स हम लेंगे। तो इस तरह से हम ये कार्य योजना बनाएंगे कि शोध का बिंदु क्या है, अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं, अवलोकित कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम उपकरण क्या लेंगे, टूल्स क्या लेंगे, अवलोकन प्रपत्र लेंगे। फिर हम कौन सी गतिविधि करेंगे, अगर मान लीजिए हमने प्री टेस्ट लिया और बच्चों का हमारे पास रिजल्ट आ गया ये है, तो अब हम किस एक्टिविटी के द्वारा इनकी प्रोग्रेस में, इनके अचीवमेंट में वृद्धि कर रहे हैं, तो वो हमें यहाँ वर्णन करेंगे और इसके लिए हम कितना समय लेंगे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट होता है जो हम, इसीलिए प्रपोजल बनाया जाता है ताकि हमारी एक्टिविटीज़ जो है, जो हमारी रिसर्च है, उसको एक सही डायरेक्शन मिले और समय निर्धारित हो सके। नेक्स्ट है हमारा शोध निष्कर्ष की मॉनिटरिंग करना। तो जब हम कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर मूल्यांकन अति आवश्यक होता है। तो मूल्यांकन हमारा इसमें अत्यंत आवश्यक है। बिना मूल्यांकन के हम ये नहीं जान सकते हैं कि हमारी जो की गई रिसर्च है, जो एक्टिविटीज़ है, वो बच्चों के लिए यहाँ पर कितने अचीवमेंट में उनके वृद्धि की, कितना उनका प्रोग्रेस किया है। और ये भी हम जानते हैं कि ये जो प्रोसेस है एक्शन रिसर्च, वो एक स्टेप वाइज प्रोसेस नहीं है, यह एक साइक्लिक प्रोसेस है। अगर मान लीजिए हमने ये प्रोसीजर यहाँ तक एक्टिविटी की और बच्चों में मान लीजिए 10 बच्चों पे कर रहे हैं और यहाँ पर 4 बच्चे तो हमारे रिजल्ट 100% दे रहे हैं, लेकिन 6 बच्चे हमारे रह गए, तो हमें अपनी एक्टिविटीज़ बदलनी होंगी और इसी साइकिल को दोबारा इन स्टेप को पूर्ण करना पड़ेगा तब तक जब तक कि हमें उसका रिजल्ट 100% ना आए। तो ये एक्शन रिसर्च एक साइक्लिक प्रोसेस है, ना कि स्टेप वाइज प्रोसेस। तो यहाँ पर हमें उस निष्कर्ष की मॉनिटरिंग भी करनी होगी कि हम 10 दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं, कब। फिर आता है हमारा नेक्स्ट आंकड़ों की विश्लेषण योजना। तो हम जो भी हमारे डाटा कलेक्ट हुए वहाँ पर हम उसमें किस सांख्यिकी विधि के द्वारा हम यहाँ पर उनका संश्लेषण विश्लेषण करते हुए किस तरह से आरेखित करेंगे, किस ग्राफ के द्वारा हम बच्चों के मूल्यांकन अचीवमेंट को वहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, किस प्रकार से उन्हें दिखाएंगे। फिर है संभावित समय। हमने पहले ही बताया कि जब एक्शन रिसर्च प्रपोजल बनाना इसीलिए आवश्यक है कि हमें वहाँ संभावित समय देना पड़ता है। इस संभावित समय से कुछ दिन आपके आगे पीछे हो सकते हैं, हो सकता है आपका रिजल्ट पहले आ जाए, हो सकता है कुछ दिन बाद, लेकिन एक लगभग समय हमें वहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा संदर्भ साहित्य। तो संदर्भ साहित्य किसी भी समस्या ज्ञान को तथ्यपूर्ण बनाने के लिए हमें और भी
साहित्य का अध्ययन करना पड़ता है। तो जब हम रिसर्च करेंगे तब हमें बहुत सारे साहित्य के अध्ययन करने पड़ेंगे, बहुत सारे ऑथर्स की बुक्स भी पढ़नी पड़ती हैं कई नॉलेज के लिए। लेकिन इस सिनॉप्सिस को बनाते समय, जो हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उसके बनाते समय, प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, उसके बनाते समय हमने किन साहित्यों का अध्ययन किया है वो हम यहाँ पर उल्लेखित करेंगे। और लास्ट में हम यहाँ पर जो भी शोधकर्ता है, शोधार्थी है, वो अपना नेम लिखेगा और अपने सिग्नेचर करेगा, विद्यालय का नाम लिखेगा। इस तरह से हम प्रपोजल तैयार करेंगे अपनी समस्या को लेकर के। एक पॉइंट यह मैं बताना चाहूँगी कि जो संदर्भ साहित्य है, दूसरे रिसर्च में जो हम फंडामेंटल रिसर्च करते हैं काफ़ी साहित्य उपलब्ध होता है, लेकिन एक्सेल रिसर्च की यहाँ पर ये लिमिटेशन है कि इसमें बहुत कम ऑथर्स हैं जिन्होंने एक्सेल रिसर्च के बारे में लिखा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये लिमिटेड हो जाती है। कुछ इसकी लिमिट ये भी है कि कई जो ऑथर्स हैं, कई जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो इसे रिसर्च नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये त्वरित समस्या पर और स्थानीय समस्या पर आधारित है। एक लिमिटेशन ये है कि इसे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आपकी समस्या दूसरे विद्यालय में भी कारगर हो, पर कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होती है। साथ ही साथ में हम ये कह सकते हैं कि एक्शन रिसर्च टफ है, लेकिन कई बार इसमें सही रिजल्ट, सही टेक्निक का नॉलेज ना होने के कारण से उतनी गुणवत्ता नहीं आ पाती है। उसका रीज़न है टीचर्स टेक्निकली ट्रेंड नहीं होते हैं, क्योंकि जो मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल्स में जाते हैं उन्हें ये ट्रेनिंग नहीं होती है कि रिसर्च किस प्रकार से कंडक्ट करनी है। तो ये इसकी डिमेरिट्स के अंतर्गत भी आता है। तो ये हुआ हमारा एक्शन रिसर्च का प्रपोजल तैयार करना, जो हमारे इस लक्ष्य को पूर्ति करता है कि हमारे शिक्षण अधिगम में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उन्हें हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं और अपने शिक्षण अधिगम को सरल बना सकते हैं, बच्चों के पठन पाठन को सुचारू रूप से चालू रख सकते हैं और उनका जो अचीवमेंट है, उनके उपलब्धि को हम 100% तक ला सकते हैं। NCERT की तरफ से, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, कि 2 मिडिल टीचर, 2 प्राइमरी टीचर, डाइट, BRC, BSc आदि को मौका दिया जाता है एक्सेल रिसर्च करने का। तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानती हूँ कि ये मौका मुझे भी मिला था और मैंने सतना जिले में डाइट के अंडर में रह करके अपना एक्शन रिसर्च, जो मैंने अभी एग्जाम्पल में भी बताया था, कुंदेहरी विद्यालय में उचेहरा ब्लॉक के अंतर्गत कंप्लीट किया था। तो अगर संभव हो सका तो मैं अपनी रिसर्च आपके साथ ज़रूर साझा करूँगी। तो मिलते हैं हम अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे होम, स्टे सेफ।